देखो अभी तक हमने ये पढ़ा था हम पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश की थी हमने ज्योग्राफी में, कि पृथ्वी की परतें कैसी हैं, उसका संरचना कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तीन विचार आए थे, ठीक है नहीं। एक तो घनत्व पर आधारित विचार था, और एक ताप और दाब पर आधारित विचार था, और एक भूकंपीय तरंगों पर आधारित था। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊंगा समझाते हुए अभी तुम्हें, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। बस हम जो मैं आज आपको समझाऊंगा उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर बात कर लेंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ चलो। घनत्व पर आधारित जो विचार है वो ये कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 इतना होता है, जो नीचे जाने पर बढ़ता है। इसका मतलब पृथ्वी जो है वो ठोस है, ठीक है नहीं। पृथ्वी का जो रासायनिक संरचना और संगठन है वो समान, संगठन समान तो है, और दाब बढ़ने से क्या होता है, आयतन यहाँ कम होता है। मतलब जो घनत्व पर आधारित विचार है वो यही कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व ये है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, और जब घनत्व बढ़ता है तो दाब बढ़ने के कारण आयतन क्या होता है, कम होता है, ठीक है नहीं। ये कहता है मतलब अगर रासायनिक जो पृथ्वी की संरचना है, रासायनिक संगठन जो है, बनावट जो पृथ्वी की अंदर की परतों में, अगर वो समान है तो दाब बढ़ने पर आयतन कम होगा, और अगर वो असमान है तो फिर घनत्व बराबर m/b से, ये फॉर्मूले से, अगर d बढ़ेगा नीचे जाने से, घनत्व बढ़ेगा, तो भी आयतन क्या होगा, कम होगा, ठीक है नहीं, द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक, ये कहता है घनत्व पर आधारित नियम कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना समान है तो दाब यानी p बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, और अगर नीचे हम जा रहे हैं घनत्व ज़्यादा है, तो घनत्व अगर ज़्यादा होता है तो घनत्व ज़्यादा कब होगा, जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा, m ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। और जब घनत्व ज़्यादा है तो द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, और आयतन क्या होगा, कम होगा। और दाब पर आधारित जो घनत्व पर आधारित विचार है, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें आयरन और निकिल, ये आपके पास मेन रोल अदा करते हैं गुरुत्वाकर्षण के लिए। मतलब इनके कारण ही पृथ्वी जो है उसमें गुरुत्वाकर्षण का जो है गुण होता है, यानी कि वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के जो कोर एरिया है उसमें आयरन और निकिल, आयरन, ये आयरन मेन होता है चुंबक का जो काम करता है। दूसरा विचार हमने पढ़ा था ताप दाब पर आधारित विचार। ताप दाब पर आधारित विचार यही था कि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं पृथ्वी में, उनकी उपस्थिति के कारण जो उसका आंतरिक भाग है उसमें 100 मीटर की गहराई तक अगर हम जब नीचे जाते हैं 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन 90 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर जो है पृथ्वी जो है वो ठोस नहीं है 90 किलोमीटर तक, ठीक है नहीं, ठोस अवस्था में नहीं है। लेकिन जैसे ही दाब को बढ़ाएंगे हम तो गलनांक बढ़ाया जाता है पृथ्वी का, जिससे पृथ्वी जो है ठोस अवस्था में रह सकती है। मतलब जो ताप दाब नियम है वो ये कहता है कि पृथ्वी में अगर हम जब नीचे की परतों में जाते हैं तो 100 मीटर तक तो पृथ्वी तरल अवस्था में है, ठोस मतलब सॉरी 100 मीटर तक 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, और 90 किलोमीटर तक पृथ्वी जो है वो तरल अवस्था में, ठोस नहीं। अगर हम दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ेगा, तो दाब बढ़ाकर पृथ्वी का जो गलनांक है यानी कि जो उसकी तरल अवस्था है उसे बढ़ा सकते हैं हम, और पृथ्वी जो है ठोस रह सकती है, ठीक है नहीं, बढ़ाया जा सकता है, जिससे पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में ही रहेगा। ताप दाब नियम ये कहते हैं। फिर हमने देखा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उन्हें समझने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है आपके पास वो है भूकंप शास्त्र पर आधारित नियम। भूकंप के जो भूकंपीय तरंग है उन पर आधारित नियम जो है वो सबसे मान्यता प्राप्त नियम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, ठीक है। अब भूकंप पे आधारित जब हमने तरंगों के आधार पर देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है,
तो भूकंपीय तरंग क्या होती है, पहले हमने होना जाना कि जब भूकंप आता है तो भूकंप के समय जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हीं को भूकंपीय तरंगें कहते हैं, और इसे सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है उसके द्वारा मापा जाता है इन तरंगों की तीव्रता को। भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि भूगर्भिक यानी कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के जो अंदर गर्भ है उसमें उत्पन्न होती हैं। एक धरातलीय तरंगे यानी सरफेस पर आकर जो कंपन महसूस होते हैं। आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है कंपन जो महसूस होता है ऊपर, वो धरातलीय तरंगों के कारण होता है, सरफेस वेव्स के कारण। और कुछ तरंगे पृथ्वी की अंदर गर्भ में हैं, उन्हें भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। भूगर्भीय तरंगों को हमने दो प्रकार से बांटा, बॉडी वेव्स को, यानी कि आपके पास दो तरंगे होती है भूगर्भीय तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस को द्वितीयक कहते हैं। पी तरंगे क्या है आपके पास कि सबसे पहला धरातल पर, यानी जब भूकंप आता है तो सबसे पहली बार जो झटका लगता है, कंपन होता है, वो पी तरंगों का होता है सबसे पहली बार, ठीक है नहीं। इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे बोला जाता है। ये ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। इनकी जो दिशा होती है वो तरंग के संचरण की दिशा में होती है, क्षैतिज में। और ये तीनों माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ये गति कर सकती हैं, ठीक है नहीं। और चूंकि ये आगे पीछे होकर चलती हैं, इसलिए इस तरंग को पुष्पुल तरंग भी कहा जाता है। इन तरंगों की जो गति है, ये तरंगे तीनों माध्यम में काम करते हैं। इन तरंगों की गति चट्टानों में जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा और प्रत्यास्थता पर, यानी घनत्व और प्रत्यास्थता पर इनकी गति निर्भर करती है। अगर घनत्व बढ़ेगा या प्रत्यास्थता बढ़ेगी तो इनके वेग में वृद्धि होती है, लेकिन इनकी जो तीव्रता होती है वो अन्य दो जो तरंगे हैं, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे, उनसे कम होती है, ठीक है नहीं। तो हमने पी तरंगों के बारे में जान लिया कि पी तरंगे क्या होती है। अब हम देखेंगे एस तरंगे क्या होती हैं। तो एस तरंगों को द्वितीयक तरंग कहा जाता है, यानी कि जब वहाँ भूकंप आता है तो सेकंड बार जो कंपन होता है वो एस तरंगों के माध्यम से होता है। ये अनुप्रस्थ तरंग है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य हैं क्योंकि वो क्षैतिज दिशा में चलती हैं, ये अनुप्रस्थ हैं, ये लंबवत दिशा में चलती हैं। और पी तरंगे किसी भी माध्यम में चल सकती है, लेकिन एस तरंगे जो है वो केवल ठोस में चलेंगी। जब तरल आ जाएगा पृथ्वी के अंदर, अगर पदार्थ तरल होगा पृथ्वी की परत, जहाँ तरल परत आ जाएगी, तो वहाँ इस तरंगे की गति जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और चूंकि ये लंबवत मतलब आपके पास गति करती हैं, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इनकी कंपन की दिशा जो होती है वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, जबकि पी में क्या होती है, तरंग के संचरण की दिशा में होती है, क्षैतिज होती है। धरती पर सबसे पहले पी तरंगे पहुँचती हैं, उसके बाद ये एस पहुँचती हैं। प्रत्यास्थता घनत्व बढ़ता है तो इन तरंगों का वेग भी बढ़ता है, यानी कि ठोस में इनका वेग ज़्यादा होगा और तरल अवस्था में ये इनका वेग कम होगा। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता जो होती है, वो पी तरंगों से ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सतही तरंगे, धरातलीय तरंगे। इसे सतही तरंग को धरातलीय तरंगे बोलते हैं। धरातलीय तरंग, अब धरातलीय तरंग क्या होती हैं, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ये उसे प्रभावित करती हैं, यानी कि धरातल बिल्कुल। और ये तरंगे, इनकी गति तो कम होती है लेकिन इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पहले जब भूकंप आता है तो पहला पी तरंग आएगी। जब पहला कंपन आता है तो हमें सिखाया जाता है कि एकदम आप अपने घरों से बाहर निकल जाइए। जब दूसरा कंपन आता है तो उसमें हानि के चांस पहले से कम मतलब ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सतही तरंगे एल उससे कम होते हैं।
लेकिन जब एल तरंग या तीसरा कंपन आता है भूकंप का, वो ज़्यादा तबाही मचाता है। तो जब आपके पास भूकंप की तीव्रता तेज होती है तो कंपन की भी जब कंपन की तीव्रता तेज होती है तो समझिए एल जो तरंग है वो उसी के कारण कंपन की इंटेंसिटी तेज है। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को प्रभावित करती है, यानी जहाँ पर मानव निर्माण रहता है, मानव रहता है या जो बस्तियाँ बसी हुई हैं, ऊपरी धरातल बिल्कुल उसे ज़्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि पी और एस का रोल ज़्यादा रहता है पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक जो गर्भ है उसमें पृथ्वी का। इनकी गति सबसे कम होती है, यानी कि इनकी गति तो यानी कि आती तो धरातल पे सबसे बाद में है, लेकिन सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, घातक होती हैं। सबसे ज़्यादा तबाही जो है इन तरंगों के कारण ही मचती है। अब आप टर्की में देख रहे होगे भूकंप के कारण जो है कितना सारा वहाँ लोग मरे हैं। क्या सीरिया में और टर्की में जो आपके पास भूकंप से काफ़ी तबाही हुई है। अब ये जो तरंग ये तरंगे ऊर्ध्वाधर हैं, यानी कि ऊपर नीचे करके ऐसे करके ये जो है मोशन करती हैं, इसलिए इन्हें लव और रेले तरंग भी कहा जाता है। लव और रेले। हम्म, इसके पास नहीं, वो भूकंप जब पढ़ेंगे तब वहाँ पता चलेगा तुम्हें, ठीक है नहीं। भूकंप की सारी कहानी, अगर यहाँ कहानी बताने लगूंगा भूकंप की तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप केवल तरंगों के बारे में समझो। इन्हें लव और रैले तरंग भी कहा जाता है, और ये तरंग जो है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, ठीक है नहीं। और तरंगों में जो कंपन की दिशा है वो तरंग के संचरण के लंबवत काम करती है, ठीक है। लंबवत और क्षैतिज दोनों, ये क्षैतिज भी और लंबवत दोनों मतलब टाइप से इसकी जो है दिशा होती है, और इसलिए ही ज़्यादा ये हानिकारक भी होती हैं क्योंकि इनकी तीव्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पृथ्वी की सतह को जानने के लिए तीन तरंगे सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जहाँ पी और एस तरंगे पृथ्वी के अंदर के धरातल के बारे में जानकारी देती हैं, तो वहीं एस तरंगे जो है सॉरी एल तरंगे वो काफ़ी खतरनाक है। वो धरातल पर जो मतलब आपके पास विनाश होता है या धरातल पर जो सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ कंपन होता है उसके लिए जिम्मेदार ये एल तरंगे है। तो अब हम पृथ्वी की संरचना के बारे में इनसे कैसे जानें, अब उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है नहीं, कि पृथ्वी की जो संरचना है उसे कैसे जाने हम। तो हम चित्र को भी देखते हुए तुम्हें समझाएंगे। तो पृथ्वी की संरचना को जानने के लिए हमने पहला पॉइंट जो देखा, हमने ये देखा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है सबसे ज़्यादा अभी तक ज्योग्राफी में जो विश्वसनीय जानकारी मिली है वो इन तरंगों के माध्यम से मिली है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो पी और एस तरंगे हैं, हमने ये देखा कि जब भूकंप आता है तो उन तरंगों के व्यवहार में समरूपता पाई जाती है, ठीक है नहीं। लेकिन व्यवहार तो उनका समरूप ही है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की गहराई में जाएंगे तो इनकी गतियों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। 33 किलोमीटर तक पृथ्वी की जो गहराई है, ये चित्र देखिए, ये पृथ्वी की जो गहराई है, ये पृथ्वी है, यहाँ 33 किलोमीटर तक तो दोनों के वेग तेज होते हैं इनके, पी के और एस के, ठीक है नहीं। क्योंकि पृथ्वी का घनत्व और प्रत्यास्थता में वृद्धि होती है, और मैंने ऊपर बताया है अगर घनत्व और प्रत्यास्थता बढ़ते हैं तो इनका वेग भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बताया नहीं, चट्टानों की घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। अगर प्रत्यास्थता ज़्यादा है या घनत्व ज़्यादा है तो वेग भी ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी की जो परत है उसमें अंदर जब हम एंटर मतलब करते जाते हैं तो 33 किलोमीटर की गहराई तक तो इन दोनों के वेगों में तेजी आती है। इसका मतलब हमने ये सीखा पृथ्वी यानी 33 किलोमीटर तक का जो भाग है पृथ्वी का वो ठोस है, ठीक है नहीं। पहला निष्कर्ष हमें नहीं मिला। यहाँ निष्कर्ष कर यहाँ नोट और निष्कर्ष भी डाल सकते हो कि क्या निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष लिख सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष हमने ये पाया कि पृथ्वी की जो आंतरिक तरंग है
उनमें ये तो हमने बता दिया। चलो 33 किलोमीटर की गहराई तक दोनों के वेगों में वृद्धि होती है, एस के में भी और एस पी में भी। तो इसका मतलब हम ये सीखे 33 किलोमीटर का जो पृथ्वी का भाग है वह ठोस है, वो उसमें घनत्व ज़्यादा होगा, ठोस है। क्योंकि घनत्व क्या होता है, यानी कि डेंसिटी, जो ठोस होता है कणों का जो एक एक जुड़ाव होता है, उसके कारण वही होता है आपके पास, उसके कारण वो, जैसे जल, अगर जल गाढ़ा होगा तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही अगर पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो गाढ़ा ज़्यादा है, ठोस है, तो इससे घनत्व ज़्यादा होगा, लिहाजा जब घनत्व ज़्यादा होगा तो इनके तरंगों के वेग भी बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर दो मतलब 100 से 200 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं, जैसे पृथ्वी है, यहाँ हम 33 किलोमीटर तक आए, मान लो ये 33 किलोमीटर है यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये 33 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही हम 100 से 200 किलोमीटर के अंदर जाते हैं, 100 से 200 तक, तो क्या होता है, 100 से जब 200 किलोमीटर के अंदर हम जाते हैं तो वेग में आपके पास कमी आती है, थोड़ी पी और एस के वेग में कमी आती है। जब इनके वेग में कमी आई तो इसका मतलब हम ये सीखे कि पृथ्वी की जो 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई है, वहाँ पर थोड़ी पिघली हुई अवस्था में है पृथ्वी। क्यों, अगर ठोस होती तो वेग और बढ़ता, लेकिन वेग में कमी आई है तो इसका मतलब ठोस नहीं है, अंदर की अवस्था आंशिक रूप से पिघली हुई है। और पृथ्वी का जो ये भाग है, जो वहाँ पर पी और एस के वेग में कमी हो जाती है, उस भाग को ही क्या कहते हैं हम, निम्न प्रदेश कहा जाता है। वही भाग क्या कहा जाता है, निम्न प्रदेश भाग कहा जाता है, जहाँ पर पी और एस के वेग जो है वो कम हो जाते हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं वो थोड़ी तरल अवस्था में। समझ में आ रहा है तुम लोगों के सब? अरे क्लियर हो रहा है? यो सिंपी, हम सारा अभी एक काम कर लो ना आपने, बिल्कुल, ताकि लिख भी लेते तो लिखोगे तो है ही। भाई अभी मैं केवल आपको समझा ही तो रहा हूँ। अरे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वीडियो तो रिकॉर्ड किया हुआ है अलग से, दूसरा वीडियो है, ठीक है नहीं, ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है अलग से। ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे का समझाना है ना, तो आगे के समझाने के लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ पिछली बातों पर। भेजा नहीं है, वो भेज देंगे थोड़ा तो प्रकाश डाल रहा हूँ थोड़ा सा। आज भेज देंगे उसे, तो आज उसे सुनना पहले, फिर उसके बाद ही सुनना। तो उन हमने ये देखा कि 33 किलोमीटर तक तो पी और एस के वेग में वृद्धि होती है, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। और वहीं 100 से 200 किलोमीटर तक दोनों के वेगों में कमी आती है। तो इसका मतलब इसी की पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में वो थोड़ी तरल अवस्था में है। लेकिन जैसे ही 2900 किलोमीटर की गहराई पर हम जाते हैं तो वहाँ एस तरंग जो है वो विलुप्त हो जाती है, केवल पी तरंग, और पी तरंग के वेग में भी कमी आती है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एस तरंग ठोस, अब जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें उसकी गति ज़्यादा होती है, और केवल ठोस में ही संचरण कर सकती है एस। क्योंकि 2900 किलोमीटर की गहराई पर एस विलुप्त हो जाती है, तो इसका मतलब हम ये सीख गए कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी तरल अवस्था में, ठोस नहीं है, क्योंकि एस खत्म हो गई। और जबकि एस ठोस माध्यम में चलती है, जब एस खत्म हो गई तो इसका मतलब 2900 किलोमीटर की अवस्था में पृथ्वी तरल अवस्था में है। पी के वेग में भी कमी आई, तो पी का वेग भी कब कम होगा, जब पृथ्वी तरल अवस्था में होगी। तो हमने ये बात समझे कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है, और जो गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है, क्योंकि ऐस खत्म हो गई। लेकिन जैसे हम पृथ्वी,
मानव क्या चला जाएगा अंदर? मानव अंदर पृथ्वी की परतों में कैसे चल जाएगा भाई? जाएगा तो बहुत, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जाएगा, खुदाई करके। अरे अभी कैसे मानव कोई अंदर क्यों घुसेगा मानव जबरदस्ती पृथ्वी के अंदर? हम्म। हाँ देखना चाहिए, वहां मिलेगा क्या जाके देखने को? तमाम लावा और वही पड़ा होगा। अरे तो आसमान अलग चीज है, पृथ्वी का अंदर पर तो अलग चीज है। लेकिन जैसे 5150 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तो पी का वेग बढ़ने लगता है, पी के वेग में वृद्धि होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि 5000 किलोमीटर की गहराई पर जब पी का वेग बढ़ना शुरू होता है तो यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भागें हैं, जिसे हम कोर कहते हैं, नीचे का ये भाग जो ये, ठीक है नहीं, यहाँ पर ये भाग जो है ये भी कैसा है, ठोस अवस्था में, क्योंकि पी का वेग यहाँ जाकर बढ़ता है। तो हमने पृथ्वी के बारे में, मतलब पी और एस के माध्यम से तीन चार चीज़ें जानी कि शुरुआती जो 33 किलोमीटर तक पृथ्वी ठोस है, 100 से 200 किलोमीटर का पृथ्वी आंशिक तरल अवस्था में है, लेकिन 2900 किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो तरल है, वहाँ क्योंकि एस विलुप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही 5000 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो पी के वेग में फिर वृद्धि होती है, लिहाजा नीचे का जो पृथ्वी का भाग है वो ठोस है, ठीक है नहीं। तो हमने ये निष्कर्ष निकाले पृथ्वी के बारे में इन तरंगों के माध्यम से। अब हमने चित्र बनाए आपको, अब हम ये जो निष्कर्ष निकल गए हैं उसके आधार पर पृथ्वी को कैसे बांटेंगे, तीन भागों में हमने बांटा है। क्रस्ट यानी ऊपर का भाग सबसे पृथ्वी का, एक बीच के भाग को मेंटल कह दिया है और सबसे नीचे को कोर कह दिया है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसमें अगर तत्वों की बात करें तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये सिलिका है एक प्रकार से, और एल्युमिनियम दो तत्व पाए जाते हैं। ये जो मेंटल है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम आपके पास, और सबसे नीचे निकिल और आयरन। ये तत्व जो है पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल और कोर, इन तीन एरिया में पाए जाते हैं। क्योंकि कोर में आपके पास निकिल के साथ आयरन होता है, इसलिए ही पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। दूसरे चित्र में देखो, ऊपर का भाग क्रस्ट है जिसे हम स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है ना, जिस पे हम लोग रहते हैं सब। इससे थोड़ा सा नीचे का भाग जो है ये दुर्बल मंडल है, ठीक है नहीं। और ये वाला जो भाग है इसे मध्य मंडल बोलते हैं। और जो नीचे की कोर भाग था, यानी मध्य मंडल को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है, ऊपर का थोड़ा सा दुर्बल मंडल और नीचे का मध्य मंडल, यहाँ मेंटल को। और नीचे का जो कोर भाग है इसे ये केंद्र मंडल बोला गया है, नीचे कोर को। ये समझ में आ रहा है चित्र? अब तीसरे वाले चित्र पर आ जाइए, क्योंकि तीसरे वाले चित्र को आप समझोगे, क्योंकि नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वो तीसरे चित्र के बारे में लिखी हुई है। हम्म। अरे भैया अनुसंधान नहीं हो रहे हैं, अनुसंधान होते नहीं होते हैं। पृथ्वी जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं, उन पर तीव्रता को मापा जाता है कि नहीं मापा जाता है तरंगों की, ठीक है नहीं। वैज्ञानिक लगे हुए नहीं, जो भूवैज्ञानिक हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो कोई ऐसा कोई ना, जैसे तुम अपने सुबह को निकल जाते हो, दिन में 3 घंटे रेस्ट कर रहे हो, वो सब काम पर लगे हुए हैं ना, लोग ड्यूटी करते हैं वो, उनका काम यही है कि जानकारी जुटाना पृथ्वी के बारे में। गलत गलत जब भाई कोई भी इनोवेशन होता है तो उसमें सही गलत तो चांसेस रहते ही हैं, लेकिन गलत ऐसा नहीं कि ये जो तुम्हें बताया जा रहा है तरंगों के आधार पर, ये सबसे मान्यता प्राप्त आपके पास थ्योरी है, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर काम किया है, तब उसके बाद ही इस थ्योरी को माना गया है। अब पृथ्वी का जो आम ऊपर की परत थी क्रस्ट, ठीक है नहीं,
तो ये जो आपके पास नीचे ये जो ये सब ऊपरी पृष्ठ है, मतलब परत है, तो ये जो सममिति है, ये इस टाइप से ये जो लाइन है, इसने जो ऊपरी पृष्ठ को बांटा, इसे तो हम कहते हैं कोनोरोड। और ये वाली जो लाइन है जो मेंटल को क्रश से, यानी कि मेंटल जो है बीच का भाग, उसे क्रश से जो अलग कर रही है ये वाली लाइन, इसे कहते हैं मोह। ठीक है। और मेंटल को में भी मेंटल के भी दो भाग कर दिए गए हैं। ऊपर के भाग को क्या कहा गया, अपर भाग, नीचे के को लोअर भाग। और ये जो मेंटल को दो भागों में लाइन बांट रही है उसे कहते हैं द्विपीति। हमारी बात समझे। अब इस मेंटल बीच का जो भाग है, वो जो नीचे का कोर भाग है, जिस लाइन के द्वारा अलग हो रहा है, उसे कहते हैं गुटेनबर्ग। और इस कोर भाग के भी दो भाग हो रखे हैं, तो जो लाइन दो भागों में बांट रही कोर भाग को, उसे कहते हैं लेहमन। ये परत है सब पृथ्वी की, मतलब बांटने वाली। तो ये मैंने लिखवा दिए हैं, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नीचे कोर भाग है उसे भी दो भागों में बांट दिया, आउटर स्पेस और इनर स्पेस। मेंटल और क्रस्ट ऊपर का जो भाग है ये ज़्यादातर ठोस अवस्था में होते हैं। और कौन सी मतलब आपके पास संबद्धता मेंटल को क्रस्ट से अलग कर रही है, मोह। ये वाली जो ऊपर क्रस्ट है मेंटल है, तो ये वाली इसे अलग कर रही है। ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे पीसीएस में पूछ जाते हैं। तो हमने देखा सबसे ऊपर का भाग जो होता है पृथ्वी की जो परत होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट। ये क्या होती है, सबसे ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का, जिसकी जो मोटाई है वो लगभग 33 किलोमीटर तक है। और ये मोटाई महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है, 48 किलोमीटर तक होती है, और महासागरों में ये मोटाई कम हो जाती है, 5 किलोमीटर तक रहती है पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसकी मोटाई। महाद्वीपों में मोटाई ज़्यादा होने का कारण यही है क्योंकि वहाँ जो ऊपरी परत है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है, और महासागरों में जो ऊपरी परत है वो बैसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है नहीं। तो पहला जो क्रस्ट के बारे में हमने ये सीखा कि ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानों से मिलकर बनी है। महासागर में इसकी मोटाई 48 किलोमीटर है, सॉरी महाद्वीपों में, और महासागरों में 5 किलोमीटर है। तो ये भूपट्टी जो होती है, ये क्रस्ट जो होता है, इसके भी दो भाग हैं, एक ऊपरी परत एक निचली परत। यानी क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ये क्रस्ट जो है इसे भी दो भागों में बांट दिया गया, एक ऊपर का पृष्ठ एक नीचे का पृष्ठ। ऊपरी पृष्ठ में क्या होता है, जो महाद्वीपों से निर्मित है, यानी महाद्वीप जो एरिया है समुद्र को छोड़कर, महासागर को छोड़कर, वो जो पृथ्वी की ऊपरी पृष्ठ पर है। और ये जो परत है वो असतत है। असतत का मतलब एक प्रकार से सस्टेन नहीं है, यानी कि कहीं उबड़ खाबड़ भी है, कहीं आपके पास समतल है, इस टाइप से। औसत घनत्व जो है इसका 2.65 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, ऊपरी परत का महाद्वीपों का। तो वहीं महाद्वीपों की जो निचली परत है वो महासागरीय परत है। जो महासागर के तल, ये जो जितना आप समुद्र देख रहे हो, उनके जो तल में जो पृथ्वी की परत पाई जाती है उसी को महासागरीय परत बोलते हैं। यहाँ जो घनत्व है पृथ्वी का वो 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, यानी ऊपर की परत का घनत्व थोड़ा कम है, नीचे की परत का घनत्व थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो दोनों परत हैं ऊपर मध्य क्रस्ट की, वो सियाल और मतलब आपके पास सीमा। देखो मैंने आपको बताया था ये ऊपर की सियाल है, ये सीमा। क्या आ रही आवाज? आवाज आई नहीं, आप बताओ। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो सियाल सीमा निफी में हमने बांटी, तो ये जो मतलब भूपट्टी होती है पृष्ठ, वो जो सियाल और थोड़ा सा सीमा का भाग, ठीक है नहीं, दोनों को मिलाकर बनती है। इसकी ऊपरी परत में महाद्वीप होते हैं, निचली परत में महासागर होते हैं। महाद्वीपों में जो परत की मोटाई मतलब घनत्व है वो 2.65 होता है, और महासागरों में 3 होता है। मतलब सारी राम कथा हो गई। अब ये पूछ रहे हो कि जो है सीता के पिताजी कौन थे?
ये ऊपर ना लिखा हुआ सियाल, जो ऊपरी पार्ट को, इसे हिंदी में सियाल बोल देते हैं, सियाल, सीमा, निफे। इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। हम्म। और उसके बाद देखो, ये सियाल जो आती है ऊपरी सतह, सियाल में आपके पास महाद्वीप, महाद्वीप परत और महासागरीय परत होती है। इससे अब हम नीचे चलेंगे थोड़ा सा तो मेंटल आती है। मेंटल जो परत आती है, ये जो क्रस्ट होता है, ऊपरी जो परत है, उससे मध्यवर्ती परत होती है, यानी बीच की परत होती है। और ये क्रस्ट को कौन सी, मतलब आपके पास असमृद्धता इसे अलग कर रही है, मोह, है नहीं, मोह असमृद्धता से ये जो है अलग होती है। देखो मैंने यहाँ बताया था आपको, ये आपके पास मेंटल है इतना भाग, सब, और ये ऊपर का क्रस्ट था, क्रस्ट से ये वाली समृद्धता जो है अलग कर रही है उसे लाइन, इसे कहा जा रहा है मोह, ठीक है नहीं। इसकी मोटाई कितनी होती है मेंटल की, दो, मतलब 2900 किलोमीटर तक है ये। 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जो भाग है वो मेंटल का भाग है। ठोस होता है ये। पी और एस तरंगों का वेग इसमें क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है नहीं, दोनों की जो गति तेज होती है। और हमने ये ऊपर पढ़ा था कि लेकिन 2900 किलोमीटर पर जाकर एस गायब हो जाती है। तो इसका मतलब 2900 किलोमीटर के का जो भाग होता है या उससे नीचे का भाग थोड़ा वो तरल अवस्था में। मेंटल का जो ऊपरी घनत्व है, ये याद रखने की चीज़ नहीं है, घनत्व नहीं है, बस आपको ये याद रखना कि ऊपरी मेंटल कौन सा भाग है, पी और एस तरंगों की गति उसमें बढ़ती है, ये सारी चीज़ें याद रखना। मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसका घनत्व 3.9, बस ये घनत्व ज़्यादा होने से ये हमें पता चल रहा है कि वो ठोस परत है, ठीक है नहीं। ऊपरी भाग का घनत्व इतना होता है, निचले भाग का घनत्व जो है वो 5 पॉइंट इतना होता है। तो इसका मतलब हम ये सीखे कि मेंटल जो परत है ये, तो इसका जो ऊपरी ये भाग है जिसे हम दुर्बल मंडल कह रहे हैं, ये थोड़ा सा तरल अवस्था में, और नीचे का जो भाग है वो जिसका घनत्व 5 पॉइंट इतना है, वो आपके पास ठोस अवस्था में है। तो जब पी और एस तरंगें आपके पास आती हैं तो यहाँ थोड़ा सा उनका वेग कम होता है दुर्बल मंडल में, लेकिन नीचे को फिर उनका वेग बढ़ता जाता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक। मध्यमंडल, मतलब मध्यमंडल के दो भाग इन्होंने बताया, मध्यमंडल और दुर्बल मंडल। तो मध्यमंडल को तो मीसोस्फीयर कह रहे हैं, दुर्बल मंडल को ये आपके पास एस्टेनोस्फीयर कह रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मध्यमंडल के दो भाग बांट दिए, मध्यमंडल के भी, एक दुर्बल मंडल में, एक मध्य, ये आपके पास ऊपर का भाग जो है वो दुर्बल मंडल है जो थोड़ा तरल अवस्था में, नीचे के भाग आपके पास मध्यमंडल वो आपके पास ठोस है। ये है किसके भाग, मेंटल के, मेंटल जो परत। उसके बाद उन्होंने बताया कि दुर्बल मंडल का जो निचला भाग है वो मध्यमंडल की तरह ही है, यानी ठोस ही है, किंतु दुर्बल मंडल का जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा तरल अवस्था में आंशिक रूप से पिघला हुआ है। और यहाँ पर पी और एस तरंगे जो उनका वेग कम हो जाता है। और जहाँ पर इनका पी और एस का वेग, यानी कि ये क्रस्ट से नीचे का परत है मेंटल की ऊपरी परत है जो दुर्बल मंडल है, उसमें ऊपर दुर्बल मंडल में जो ऊपर का भाग है वो थोड़ा तरल अवस्था में, वहाँ पी और एस के मान में कमी होती है, इसी को हम निम्न प्रदेश कहते हैं। और आपके पास जो नीचे का भाग है जहाँ पी और एस के मान में वृद्धि होती है उसे हम मध्यमंडल कहते हैं। एक मिनट को, तो ये बातें हम यहाँ से सीखें, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक बार आप वीडियो, हाँ बताइए, एक बार आप वीडियो को अच्छे से समझोगे दोबारा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी आपने लिखा हुआ भी नहीं है। दुर्बल मंडल का जो निचला भाग है वो ठोस है, यानी कि ये वाला एरिया, जैसे ये दुर्बल मंडल था, ये मध्यमंडल बिल्कुल ठोस है, ये मेंटल का भाग।
ये ध्रुव मंडल का जो ऊपर का भाग है थोड़ा सा ये तरल अवस्था में है। यहाँ पी और एस का मान जो है वो कम हो जाता है, तो इसी को इतने भाग को ऊपर वाले भाग को कहते हैं निम्न प्रदेश। ये वाला जो भाग है इसे निम्न प्रदेश बोला जाता है, निम्न प्रदेश। लेकिन ध्रुव मंडल का जो निचला भाग है जो इससे मध्यमंडल से लगा हुआ है ये वाला, ये थोड़ा सा ठोस है। तो यहाँ जैसे पी और एस तरंगे इस जब यहाँ आती हैं तो वेग कम होता है, लेकिन जैसे यहाँ आती है वेग बढ़ जाता है और फिर मध्यमंडल तक वेग बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाकर फिर वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है नहीं। तो ये सारी जानकारी हमें एस और पी तरंगों से मिल रही है, इसलिए इस तरंग सिद्धांत को सबसे विश्वासपूर्ण सिद्धांत माना गया है। पृथ्वी का जो सबसे नीचे का भाग है जिसे हम कहते हैं कोर, ये जो बिल्कुल केंद्र वाला भाग है, ये जो जिसे निफे कहा जा रहा है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोर। ठीक है ना। ये जो नीचे का भाग है, यहाँ इसे भी दो भागों में बांटा हुआ, आउटर स्पेस और इनर स्पेस। और कोर का जो लाइन है जो सी मेंटल से इसे अलग करती है उसे बोलते हैं गुटनबर्ग, और जो इसे आउटर और इनर स्पेस में बांटती है उसे बोलते हैं लहमन, असंबद्धता को। और याद रख लेना ये मध्यमंडल को जो दो भागों में बांटती है उसे बोलते हैं रिपीति असंबद्धता। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कभी कभी सीधा जाता है कि कोर निम्नलिखित में से कौन सी असंबद्धता कोर को बाह्य स्पेस आउटर और इनर दो भागों में बांटती है, लहमन। मेंटल को कोर से कौन सी असंबद्धता अलग करती है, गुटनबर्ग। मेंटल को दो भागों में कौन सी असमता बांटती है, रिपीति। मेंटल को क्रस्ट से कौन सी अलग करती है, मोह। और क्रस्ट को आपस में मतलब ऊपरी और नीची पर क्रस्ट को भी दो भागों में कौन सी असमता बांटती है, कोनोरोड। आगे समझ में ये। तो जो कोर होता है पृथ्वी का सबसे निचला भाग होता है, और सबसे निचला भाग होता है ये सबसे निचले की निचली आंतरिक परत है पृथ्वी की, जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर से नीचे होता है केंद्र तक। और मेंटल से ये गुटनबर्ग असंबद्धता के द्वारा मेंटल से अलग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, 2900 किलोमीटर पर एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। तो जब एस तरंगे विलुप्त हो गई तो हम ये सीखे कि जो कोर है जब यहाँ पर 2900 किलोमीटर पर एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं तो इसका मतलब इसका जो ऊपरी भाग है वो तरल अवस्था में है, क्योंकि एस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं, लेकिन यहाँ एस तरंगे विलुप्त हो रही हैं तो इसका मतलब ऊपरी भाग इसका तरल अवस्था में है। तो वहीं आपके पास 5000 किलोमीटर की गहराई में जाकर पी तरंगों के वेग में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब हम ये सीखे कोर का जो नीचे का भाग है ये भाग, ये कैसा है, ठोस अवस्था में। ये भाग कैसा है, ठोस अवस्था में। क्यों, क्योंकि पी के मान में वृद्धि हुई। यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो देखो कोर का जो आंतरिक भाग है वो ठोस है। बाहरी कोर एवं आंतरिक कोर इन दो भागों को अलग करने वाली जो संबद्धता है, असंगति है, उसे क्या कहते हैं, लहमन। ये मैंने आपको बताई कि बाहरी और आंतरिक को जो अलग करती है वो लहमन करती है। तो ये कोर के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि कोर में निकिल और आयरन होते हैं। यहाँ लिख सकते हो कि निकिल और आयरन के कारण कोर में निकिल आयरन के कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। यानी पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है वस्तुओं को, वो इसके कारण ही खींचती है। निकिल मतलब आयरन जो पाया जाता है पृथ्वी में। ठीक है, तो ये एक लाइन हमने ऐड कर दी। अब देखो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो चित्र अगर आपके याद रहा ना, ये चित्र इस चित्र से ही आप सारा जितना मैंने ये लिखवाया है ना नीचे वाला, ये सब इस चित्र के माध्यम से ही सब एक्सप्लेन कर दोगे। और चित्र के माध्यम से आप पी तरंगों को, एस तरंगों की गतियों को भी एक्सप्लेन कर दोगे। चित्र के माध्यम से आप बता दोगे
कि प्राथमिक तरंग कौन सी है, द्वितीयक तरंग कौन सी है, धरातलीय तरंग कौन सी है, ये चित्र के माध्यम से ही। कि एक बात देखो मैंने आपको समझाया, आपके काम करना वीडियो को सुनना, अच्छे से समझना, और चित्र के माध्यम से, जैसे मैं बार बार चित्र दिखा रहा हूँ उसके माध्यम से समझना, फिर आपको ऑटोमेटिक ही चित्र ही याद रहेगा, इससे यहाँ पे एक्सप्लेन कर लोगे। कल तो नहीं है, रविवार में लेंगे, रविवार में आपका इसका प्री का टेस्ट होगा। अब ऐसा हुआ करेगा जितना समझाया करेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स का जितना आपका हो गया है उसका भी टेस्ट होगा रविवार में शाम को, और इसका भी टेस्ट होगा शाम को 2 घंटे, जब जैसे पढ़ाते हैं तो आपके 1-1 घंटे के टेस्ट होंगे प्री के। हमारी बात समझे, इकोनॉमिक्स और ये तो तैयारी कर लेना आपने, ठीक। तो ये हमने जो है ज्योग्राफी का जितना पढ़ा लिखवाया उतना कर लिया। कल से यूनिट 2 शुरू होगी, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। और जब अर्थ मूवमेंट को पढ़ेंगे यहीं पे हम फिर आगे जाके भूकंप को और इन्हें पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, मैं अभी लेक्चर आपको भेज देता हूँ, ठीक। प्रणाम।